सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पैडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी ये प्रैक्टिस सेशन है और जो स्पेशली चंडीगढ़ पीआरटी और ईएमआरएस एग्ज़ाम को टारगेट करके बनाया गया है और जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। इससे पहले भी और कई सारे प्रैक्टिस सेशन आ चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले तो आपने सारे प्रैक्टिस सेशन से प्रैक्टिस करी होगी। इन केस अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया है तो पिछले आपके को सारे प्रैक्टिस सेशन प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप आसानी से वो सारे प्रैक्टिस सेशन की मदद से अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन की ओर। उससे पहले अगर आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, जिसमें हम डेली कुछ कराते हैं जिस ग्रुप पर, तो उसको आप ज्वाइन करिए, जिसका नाम है पैडा क्विज। इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें हम डेली रात को 9 बजे आपके मिसलेनियस क्वेश्चन मंडे टू फ्राइडे प्रैक्टिस कराते हैं। उसके साथ ही आपको पैडल अब ऑफिशियल जो चैनल है उसको भी ज्वाइन करना है, जिस पे हम मेनली एजुकेशनल अपडेट प्रोवाइड कराते हैं, जिसके लिए आपको बार बार यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत ना पड़े और ऑथेंटिक न्यूज़ आपको प्रोवाइड हो जाए। इसके साथ ही आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ्स एंड नोट्स भी इसी ग्रुप में दे दिए जाएंगे। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन सीरीज़ की ओर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है बिंज ईटिंग एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया नर्वोसा इज़ अ टाइप ऑफ, मतलब जो आपको ये बिंज ईटिंग हो गया, एनोरेक्सिया नर्वोसा हो गया, ये आपको ये बताना है किस प्रकार के विकार से संबंधित हैं। क्या ये शारीरिक विकार हैं, क्या अनुमानसिक विकार हैं, खाने से रिलेटेड विकार हैं, या मस्तिष्क संबंधी विकार हैं। तो आपको बता दूं कि जो अगर आपको देखने में आ रहा है जो बिंज ईटिंग हो गया, एनोरेक्सिया नर्वोसा हो गया, या आपको बुलिमिया नर्वोसा हो गया, ये सारे आपके क्या हैं जी, आपके ईटिंग डिसऑर्डर हैं और नॉर्मली ये आपको लड़कियों में देखने को मिलते हैं। तो आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मीन्स, मतलब जो हम गतिविधि आधारित कहीं ना कहीं शिक्षा कराते हैं उसका क्या मतलब अर्थ क्या है। क्या वो लर्निंग थ्रू एक्सरसाइज है, लर्निंग थ्रू प्रैक्टिस है, लर्निंग बाय डूइंग है, या नन ऑफ द अबव है। तो हमें पता है हम गतिविधि एक्टिविटी बच्चे को क्यों कराते हैं कि मेनली हमारा मोटिव होता है कि बच्चा खुद से करके दिखे, क्योंकि एक्टिविटी के माध्यम से हमें कहीं ना कहीं बच्चे को ज्ञान का निर्माता खुद बनने देना है ना। कि जो ऐसा नहीं है कि हम ज्ञान केवल बच्चे के अंदर भर दें, नहीं, बच्चा स्वयं ज्ञान का क्या करेगा, निर्माण करेगा। इसलिए हम गतिविधि आधारित शिक्षा लेकर आए। तो हमारा जो मेन इसका सही आंसर होगा वो होगा लर्निंग बाय डूइंग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी का यही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच लर्निंग मेथड इज़ नॉन एक्टिविटी बेस्ड। तो आपको ये बताना है कि नीचे दिए ये जो नीचे मेथड दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक्टिविटी बेस्ड मेथड नहीं है ना। क्या क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन, लेबोरेटरी मेथड, प्लेवे मेथड, या क्वेश्चन आंसर मेथड। तो देखो आपने जो क्राफ्ट बेस्ड कोई भी एक्टिविटी अगर आप कराएंगे तो आपका एक्टिविटी में आएगा वो। लेबोरेटरी में आप क्या कराएंगे, कहीं ना कुछ एक्टिविटी ही कराएंगे लैब में या प्रयोगशाला में, तो ये भी आएगा। अब प्ले मेथड में भी आप कोई ना कोई गेम खिलाएंगे बच्चों को, तो वो भी आपका एक्टिविटी का पार्ट आ गया। क्वेश्चन आंसर मेथड कोई एक्टिविटी मेथड नहीं है, हम भी जानते हैं। वो अगर आप मानना चाहते हैं तो डिस्कशन मेथड में आ जाएगा, ना कि एक्टिविटी मेथड में। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो आपका क्या बनेगा, वो आपका बनेगा फोर्थ क्वेश्चन आंसर मेथड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेक्स अ क्लासरूम, मतलब गतिविधि आधारित जो शिक्षण है तो उससे कक्षा किस तरीके की बनाई जा सकती है या बनती है। उबाऊ बनती है, आनंदपूर्ण बनती है, कठिन बनती है, तनावपूर्ण। तो ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद देंगे। ये आपका होमवर्क के तौर पे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि द बेसिक ऑफ द प्रोजेक्ट और एन एक्टिविटी बेस्ड मेथड इज गोइंग फ्रॉम, मतलब परियोजना आधारित, मतलब जो प्रोजेक्ट हम बच्चे को परियोजनाएं देते हैं या गतिविधि आधारित जो हम पद्धति अपनाते हैं उस वो किस ओर चलती है, उसका कहें कि कहाँ से कहाँ ज्ञान का निर्माण होता है। क्या वो अननोन टू नोन है, अनसीन टू सीन है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल है, कंक्रीट थ्रू अब्स्ट्रैक्ट है। तो आप ये देखिए, अगर आपका चाहे वो एक्टिविटी हो चाहे आपका वो कोई प्रोजेक्ट वर्क हो, तो इसमें क्या हुआ, हम कहीं ना कहीं बच्चे को पहले कॉन्क्रीट चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं, उसके हिसाब से बच्चे को लर्निंग कराते हैं, फिर जाके उसे कहीं ना कहीं अब्स्ट्रैक्ट या अमूर्त चीज़ों का ज्ञान कराते हैं। तो ये हमारा जो सही आंसर आएगा वो आएगा फोर्थ वन, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। अब अगर जो बाकी 3 ऑप्शन है अगर हम इनको पलट दें, जैसे अननोन टू नोन की जगह हम कर दें नोन टू अननोन, तो ये हमारा एक्टिविटी बेस्ड मेथड में आ जाएगा। सीन टू अनसीन कर दें, ये भी हमारा एक्टिविटी बेस्ड में आ जाएगा, ये आपका प्रोजेक्ट में आ जाएगा। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कर दें, ये भी आपका आ जाएगा। तो ये बात भी आपको थोड़ा आगे एक्स्ट्रा लेके चलनी है, समझनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज एन एक्टिविटी बेस्ड मेथड टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी इन मिडिल स्कूल। मतलब आप कहीं ना कहीं मिडिल स्कूल में बच्चे को प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी की अवधारणा पढ़ा रहे हैं, तो आप किस तरीके की उस पद्धति को पढ़ाएंगे बच्चे को। क्या ड्राइंग, आप पिक्चर ड्रॉ करा देंगे डाइस की पिक्चर को,
है ना। क्या गिविंग द डेफिनेशन, तो डेफिनेशन तो हमें देनी नहीं है, इस हिसाब से कट जाता है, हमें एलिमेंट हो गया हमारा। आस्किंग स्टूडेंट टू थ्रो अ डाइस और फ्लिप अ कॉइन, हाँ ये बन सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एक्टिविटी आ रही है, बच्चे खुद एक्टिव पार्टिसिपेट करके बच्चे करके देख रहे हैं। अगला क्या कहता है, आस्किंग स्टूडेंट टू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन एंड डाइस, तो ये भी इन्फॉर्मेशन में एक्टिविटी बेस्ड में नहीं आएगा आपको, अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ानी है तो आपका, और फर्स्ट वाला भी नहीं आएगा क्योंकि पिक्चर ड्रॉ एक पार्ट हो सकता है बट उसके थ्रू आप पूरी लर्निंग कराएं ये ज़रूरी नहीं है। तो मेनली है कि बच्चे को अगर आप एक्टिव करना चाहते हैं तो उससे खुद कहेंगे, आप डाइस को फेंक के देखिए कि आपको बार बार कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं और उनकी संभावना कितनी बार आने की है ना। तो इस हिसाब से ये हमारी एक्टिविटी एक डिज़ाइन हो सकती है। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर बनेगा वो बनेगा थर्ड वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, द पायोनियर ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, मतलब जो एक्टिविटी गतिविधि आधारित शिक्षा उसके प्रणेता कौन है, मतलब कौन वो लेके आया था, क्या डेविड हैं, क्या जॉन डीवी हैं, क्या एडम स्मिथ हैं, या रॉबर्ट सलिवन हैं। तो आपके जो एक्टिविटी बेस्ड मेथड के पायोनियर अगर हम बोलें तो वो मेनली डेविड को कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। और कुछ जैसे जॉन डीबी आप प्रकार्यवादी के रूप में इनको जानते हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड काम किया है। एडम स्मिथ को आप एज ए इकोनॉमिस्ट जानते हैं, द वेल्थ ऑफ नेशन की एक बुक काफ़ी प्रचलित बुक है अर्थशास्त्र में, वो लिखी थी। तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज ये लेके चलनी है। साथ ही साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्कवरी मेथड किसने दिया था तो आपको आर्मस्ट्रॉन्ग देना है। और अगर पूछूं डिस्कवरी लर्निंग किसने दी थी तो आप बताएंगे कि डिस्कवरी लर्निंग आपके ब्रूनर ने दी थी। इस तरीके से एक क्वेश्चन और पुटअप होता है कि प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था, तो प्रोजेक्ट मेथड आपका किलपैट्रिक द्वारा दिया गया था। तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको भी ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ दीज आर एन एडवांटेजेस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, मतलब गतिविधि आधारित शिक्षा की कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। क्या अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करना है, अनेक अर्थों को लागू करने का अवसर प्रदान करना है, क्या एकाधिक शिक्षण अधिगम पद्धति को एकीकृत करना है, या सभी हो सकते हैं। तो मोस्टली जब हम ऑल देखते हैं तो हम उसकी तरफ खिंचे पड़े होते हैं ना, तो हमारा सीधा सा आंसर ऑल पे जाके रुकता है। लेकिन हमें ये भी देखनी है कि एक्चुअल में इन बाकी ऑप्शनों का मतलब क्या है। तो एक्टिविटी बेस्ड अगर हम लर्निंग करा रहे हैं तो उसका फ़ायदा क्या हो सकता है, हम कहीं ना कहीं उसे अमूर्त चीज़ों को समझाने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या अभी मैंने बताया आपको अमूर्त से अमूर्त की ओर लेके जाते हैं, तो अमूर्त चीज़ों को समझाने के लिए अमूर्त चीज़ों का उपयोग करते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इस हिसाब से ये बनती है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई मल्टीपल सेंस, बिल्कुल कई अलग अलग आप इंद्रियों का अनुभव देंगे एक्टिविटी के माध्यम से, ये बात भी सही है। इंटीग्रेट मल्टीपल टीचिंग लर्निंग, कई सारे मेथड का हम यूज करेंगे एक्टिविटी कराने, ये बात भी सही। इसलिए हमारे यहाँ ऑप्शन होने का फोर्थ वाला। तो आपको ये जानना है कि ऑल अगर बन रहा है तो किस वजह से वो ऑल बन रहा है, ना कि सिर्फ ऑल देखा और टिक करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इज एसेंशियल अ फॉर्म ऑफ, मतलब एक्टिविटी गतिविधि आधारित शिक्षा मूलतः किसका स्वरूप है, क्या वो ट्यूशन सेंटर है, लर्नर सेंटर्ड है, या टीचर सेंटर्ड है, सब्जेक्ट सेंटर। ये हम सभी को पता है जो एक्टिविटी बेस्ड मेथड या आपकी टीचिंग आती है वो आपका मेनली लर्नर सेंटर आती है, लर्नर सेंटर्ड। ओके, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ड ऑन लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच ऑफ एजुकेशन, मतलब अधिगम केंद्रित जो दृष्टिकोण या अप्रोच है, उपागम है, वो इनमें से कौन सा होगा। लेक्चर होगा, एक्टिविटी बेस्ड होगा, आनंदपूर्ण होगा, इंडक्टिव या आगमन होगा। तो हमें सभी पता है कि जो हमारा, अगर हम बात करें अधिगम केंद्रित या अध्येता केंद्रित या लर्नर सेंटर्ड, तो वो हमारा एक्टिविटी बेस्ड में आएगा, क्योंकि आपका जो लर्नर लेक्चर मेथड है वो टीचर सेंटर्ड में चला जाएगा। जॉयफुल कोई मेथड का टाइप नहीं है, आगमन आपका भी इसी में आ जाएगा। तो मेनली जो आएगा वो एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि आगमन और निगमन दोनों साथ लेके चलते हैं, ये आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हु प्रोपाउंडेड एक्टिविटीज़ ओरिएंटेड लर्निंग लाइक वीविंग, एग्रीकल्चर वर्क, पेपर डिजाइनिंग या मेटल वर्क ETC शुड बी इंट्रोड्यूस इन द सिलेबस, मतलब किसने ये कहा था कि बुनाई हो गया, कृषि कार्य हो गए, कागज़ की डिजाइनिंग हो गई, या धातु से रिलेटेड जो आपकी गतिविधियाँ हैं, जो इस कौशल हैं, उनको आपको कहीं ना कहीं शिक्षा में शामिल करना होगा। ये किसका कथन था, किसका इस तरीके का मानना था, क्या MK का मतलब महात्मा गांधी थे, विवेकानंद थे, टैगोर थे, अरबिंदो थे। तो इसको जो बढ़ावा देना या कौंसलों का जो शिक्षा में बढ़ावा देने का कार्य है वो महात्मा गांधी ने किया है। इनकी इस कार्य के साथ साथ आपको एक वर्धा समिति का नाम भी आपने सुना होगा, वो इन्हीं के द्वारा लाई गई थी, और कौंसलों को शिक्षा में लाने के लिए कि केवल शिक्षा किताबी ज्ञान ना होकर बच्चे को कौशल विकास का भी जोड़ दिया जाए, ये इनका मानना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, मतलब सीखने का अनुकूल माहौल बनाने के लिए क्या चीज़ महत्वपूर्ण है। स्वयं सीखने के अवसर कम कर दें, ये तो बात है नहीं। अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवसर क्रिएट करना है तो मिनिमाइज़ क्यों करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ को। गिव चांसेस फॉर सेल्फ असेसमेंट, हाँ ये बन सकता है। प्रमोट कंपटीशन
अमंग स्टूडेंट, कंपटीशन को, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दें, नहीं है, निगेटिव सेंस में चला जाएगा। फॉलो स्टैंडर्ड करिकुलम, नहीं है, हम सभी के लिए मानक पाठ्यक्रम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब सब बच्चे की नीड अलग अलग है तो उसके लिए जो पाठ्यक्रम होगा वो भी अलग अलग मानदंडों पर होगा। तो जो हमारा जो बेस्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि कॉग्निटिव प्रोसेस इन विच द चाइल्ड एडजस्टेड हिमसेल्फ टू द एनवायरनमेंट एज, मतलब बच्चा कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी जिसमें वातावरण के साथ खुद को ढालता है, क्या वो आत्मसातीकरण, असिमिलेशन, एकोमोडेशन, ऑर्गेनाइजेशन या इक्विलिब्रियम। तो जो अगर मैं बात करूँ, ये पहली बात आपको ये देख के ही समझ जाना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है वो पुटअप किया है पियाजे की थ्योरी से, ठीक है। अगर बात करूँ संज्ञानात्मक प्रोसेस में जो बच्चा खुद को वातावरण के साथ ढालेगा, अनुरूप उसके साथ बनाएगा, तो उसको आप संतुलन या इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे को जो चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो इक्विलिब्रियम में जाता है, फिर वो चीज़ों को एकोमोडेट करता है, उस हिसाब से वो कहीं ना कहीं संतुलन की अवस्था में जाएगा। तो इस प्रक्रिया को आप इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और आपने पियाजे को बहुत अच्छी तरह पढ़ा होगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बच्चे में संरक्षण का क्रम क्या रहेगा, है ना। तो आपने पियाजे की अवस्था में पढ़ा है कि संरक्षण आ जाता है बच्चे में, आपको ये बताना है कि संरक्षण बच्चे में किस अवस्था में आता है पियाजे की, और ये बताना है, साथ ही साथ आपको ये बताना है कि रिवर्सिबिलिटी किस अवस्था में आती है। तो ये क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे हम दे रहे हैं, जिसको आपका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। अब बताना है कि जो संख्या का संरक्षण है वो क्या सीक्वेंस रहेगा, कि पहले संख्या आएगी, फिर क्षमता, फिर घनत्व, फिर लंबाई आएगी, संख्या, लंबाई, क्षमता या घनत्व आएगी, लंबाई आएगी, संख्या आएगी, घनत्व आएगी, क्षमता आएगी, क्षमता पहले आ जाएगी, फिर घनत्व की बात आएगी, डेंसिटी की, फिर लेंथ आएगी, फिर नंबर आएगा। तो सबसे पहले हम बच्चों को नंबर ज्ञान कराते हैं, तो नंबर नॉलेज देते हैं। तो सबसे पहले हमारा नंबर आएगा। नंबर जैसे ही बच्चे में आएगी तो फिर आप लेंथ का कॉन्सेप्ट देंगे, लेंथ के बाद आप वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट देंगे, फिर आप डेंसिटी का देंगे। तो NLCD मतलब नंबर हो गया, लेंथ हो गया, आपकी कैपेसिटी हो गई, फिर आपका घनत्व हो गया। तो ये बनाएगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप NCERT की जब किताब बुक्स को देखेंगे 1 to 5 को लेकर, तो उसमें इसी क्रम में चीज़ें सिखाई गई हैं बच्चे को। एक बार आप ये चीज़ ज़रूर देखिएगा ताकि आपको और बेहतर ये चीज़ें समझ में आए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्योंकि न्यूनेट चाइल्ड एज मतलब एक नवजात शिशु आप किसको कहेंगे, जो बर्थ से 14 डेज़ का होता है, बर्थ टू 12 मंथ का होता है, कंसेप्शन टू 14 डेज़ होता है, या 2 ईयर का होता है। तो इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी, आप जब हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट देखेंगे जिसमें CDP कोर्सेज़ के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें हमने जन्म की 3 अवस्थाओं के बारे में बात करी है, जन्म से पूर्व की, प्रसव पूर्व अवस्थाओं की। तो उसमें हमने बताया है कि आपका कंसेप्शन क्या होता है ना, और न्यूनेट क्या होता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो न्यूनेट बालक आप किसे कहेंगे, वो कहेंगे जब बर्थ टू 14 डेज़ के बच्चे को, है ना। और अगर बात करें कंसेप्शन टू 14 डेज़ के बच्चे को कहेंगे इम्प्लांटेशन, जब आरोपण होता है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको कहेंगे कंसेप्शन टू 14 डेज़ को इम्प्लांटेशन, है बर्थ टू 14 डेज़ को कहेंगे आप नियोनेटल, है ना। तो ये था क्वेश्चन का आंसर। आई होप आज के ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, और आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने एंड से अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बाकी आप जो हम आपको प्लेलिस्ट स्क्रीन पर दिख रही हैं, आप एक बार उनको भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आपको कई सारे प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बेहतर हो। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना, और अपने कॉन्सेप्ट को मज़ेदार करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।